YouTube के इतिहास में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। जल्द ही महिंद्रा गुरु लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए उपहारों का जैकपॉट, जिसका नाम है F3 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जिसमें होंगे हम और आप रूबरू। 10 सवाल, 10 इनाम, 10 विजेता। जो उंगलियों को तेज चलाएगा वही विजेता कहलाएगा। तो पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को, ताकि इनाम छूट ना जाए। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and we are back with a new session of For Your Information #FYI with History Guru। और आप सभी के साथ यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच की घटनाएं, बर्थडेज, ऑबिचुरीज एंड यस द फेवरेट क्वेश्चनर पार्ट, क्योंकि यहाँ आपका हर दिन के साथ एक आपके FYI क्वेश्चन बैंक में नया पन्ना जुड़ता है। तो 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख के इवेंट्स आज हम यहाँ आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI, आप ही की जानकारी के लिए, आप ही के लिए ये शो डिजाइन किया गया है। तो बिल्कुल इस शो को रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए, क्योंकि यहाँ से बैठे बैठे आपको सारे दिन के इवेंट्स और घटनाएं आराम से याद हो जाती है। सेशन हम शुरू करेंगे, बट यस बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक बार बात करेंगे हिस्ट्री गुरु से, क्योंकि स्वागत करेंगे उनका इस सेशन में। और आप सभी का भी, जितने भी कैंडिडेट्स व्यूअर्स हमारे इस सेशन से जुड़ते हैं और हमारे इस सेशन से फायदा उठाते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट्स लुक अपॉन व्हाट इज द हिस्ट्री गुरु सेइंग टुडे। आज हिस्ट्री गुरु आपके लिए इस सेशन में क्या लेके आए हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले सारे लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और सारे लोग याद रखिए कि जो एग्जाम्स आने वाले हैं, इस रेलवे NTPC स्टेज 2 का भी एग्जाम आने वाला है, CHSL के एग्जाम हो रहे हैं। तो जो FYI क्वेश्चन बैंक आपका तैयार हो रहा है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। और जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, वो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ भी बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल हम लोगों के साथ में आप सारे लोग देखते रहिए। और यहाँ पर जो मैम 8 से लेकर के 10, बिल्कुल यानी कि 8 to 10, ये 3 डेज की न्यूज़ हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन वही रहेगा, यानी कि 10 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल मैम हम चाहेंगे आप आगे बढ़ें। बिल्कुल सेशन शुरू करेंगे, बट यस डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ यूट्यूब चैनल, क्योंकि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर नहीं हुई है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे अपकमिंग शो बिगेस्ट लाइव गेम शो ऑन द हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब चैनल, तो उस पर पार्टिसिपेट कर सके। दैट इज फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी है। चलिए बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं आज का हमारा पहला इवेंट जो घटा था 8 जनवरी 1297 में मोनाको गेन्ड इंडिपेंडेंस। तो सर यहाँ पे बात एक इंडिपेंडेंस की है, एक राष्ट्र की बिल्कुल स्वतंत्रता की है। मोनाको नाम हमारे सामने है, और इससे हम क्या जान सकते हैं? जी बिल्कुल मैम, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन सकती है। सबसे पहले तो आज ही के दिन, यानी कि 8 जनवरी 1297 को मोनाको को स्वतंत्रता मिली थी। अब क्वेश्चन देखिए, इस न्यूज़ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली चीज, मोनाको की कैपिटल पूछी जा सकती है। दूसरी चीज, मोनाको कहाँ पर स्थित है, यानी कि किस कॉन्टिनेंट में है, ये भी आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो 2 क्वेश्चंस यहाँ से आपके ओरिजिन हो सकते हैं, मोनाको की कैपिटल और मोनाको की लोकेशन, यानी कि किस कॉन्टिनेंट में वो लोकेटेड है। बिल्कुल बढ़ेंगे इसी के साथ अगले इवेंट की तरफ, जो हुआ था यस सेम डे 8 जनवरी 1926। अब्दुल अजीज इबान साउद बिकम्स किंग ऑफ हिजाज एंड रीनेम्ड इट एज सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे सर बिल्कुल नाम की बात आ रही है, सऊदी अरेबिया जैसे हमें पता भी है। तो अब्दुल अजीज इबान साउद राजा बना था हिजाज का, और उसने उसका नाम फिर अपने ही नाम से मिलता जुलता सऊदी अरेबिया रख दिया। जी बिल्कुल मैम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन सकती है। देखिए यहाँ पर हम लोगों का जो मेन मोटिव है, जो न्यूज़ है, उससे रिलेटेड भी आपकी बहुत सारी न्यूज़ डिस्कस कर सकते हैं, और क्वेश्चंस के फॉर्म में हम बिल्कुल आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए ये न्यूज़ है 8 जनवरी का वो दिन था और वर्ष था 1926 को, जिस दिन अब्दुल अजीज इब्न सऊद ये राजा बने थे हिजाज के। उनके नाम पे ही बाद में सऊदी अरेबिया का नाम रखा गया। अब देखिए इस न्यूज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया की कैपिटल, सऊदी अरेबिया की करेंसी, यानी कि बैंकिंग वाले एस्पायरेंट्स भी बिल्कुल ध्यान देंगे, क्योंकि कैपिटल और करेंसी से रिलेटेड उनके पास भी, उनके भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। और जीएस वाले भी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जिसमें जो जीएस के से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, चाहे NTPC का हो, चाहे CHSL का भी एग्जाम हो, तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि सऊदी अरेबिया
कौन सा कंट्री है, कहाँ पर कंट्री है, ईस्टर्न में है, वेस्टर्न में, लोकेशन वाइज भी क्वेश्चन बन सकता है, इनके राजा का नाम बन सकता है, कैपिटल बन सकती है और करेंसी से रिलेटेड सवाल आपका बन सकता है। बिल्कुल बढ़ेंगे इसी के साथ। देखेंगे अगला इवेंट जो हुआ था 9 जनवरी 1816 में। सर हम्फ्री डेवी टेस्टेड हिज सेफ्टी लैम्प फॉर माइनर्स एट हैबर्न कॉलेरी। बिल्कुल मैम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। अच्छा। इन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और आज ही का वो दिन था 9 जनवरी 1816 को जब हम्फ्री डेवी जी ने एक सेफ्टी लैम्प को यहाँ पर इजाद किया गया था। और सेफ्टी लैम्प की अगर कभी भी आपसे आविष्कारक पूछे जाए तो नाम क्या आएगा, सर हम्फ्री डेवी। इन्होंने पहली बार इसी दिन 9 जनवरी को, वर्ष था 1816 को, पहली बार सेफ्टी लैम्प को टेस्ट किया था। बिल्कुल बढ़ेंगे इसी के साथ। अगले इवेंट पे जो हुआ था यस सेम डे दैट इज 9 जनवरी 1957 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर एंथनी ईडन रिजाइन फ्रॉम ऑफिस फॉलोइंग हिज फेलियर टू रीटेक द स्विस कैनाल फ्रॉम इजिप्शियन सोवरेनिटी। तो इंपॉर्टेंट है सर क्योंकि यहाँ पे स्विस कैनाल का नाम भी आया है। बिल्कुल मैम, यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर का भी नाम आया है, स्वेज कैनाल का नाम आया है। तो 9 जनवरी और वर्ष था 1957, वही दिन था जिस दिन इस नहर के बारे में डिस्कस किया गया था, ये स्वेज नहर। आपको देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। सबसे पहले स्वेज नहर कब बनी थी, कब निर्माण किया गया था, पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा, स्वेज नहर किन दो सागरों के, किन दो देशों के बीच में मध्य में है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। और स्वेज नहर के फाउंडर यानी कि किसने इसका निर्माण कराया था, जिसका बहुत ही फेमस नेम फर्डिनेंड दी लेसेप्स, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तो ये 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके बन सकते हैं। बिल्कुल बढ़ेंगे इसी के साथ अगले इवेंट की तरफ जो हुआ था यस ऑन द वेरी सेम डे दैट इज 9 जनवरी 2007 वाज द ईयर एप्पल सीईओ स्टीव जॉब्स इंट्रोड्यूस्ड द ओरिजिनल आईफोन एट अ मैकवर्ल्ड कीनोट इन सैन फ्रांसिस्को। जी, अब मैम ये तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर हम कहेंगे एक क्रांति, अगर वर्ल्ड लेवल पे एक रेवोल्यूशन लाए हैं तो वो स्टीव जॉब्स का नाम कहीं पर आता ही आता है। और स्टीव जॉब्स ने एप्पल, क्योंकि एक सेब जिसको हम लोग कहते हैं, एप्पल को जानते हैं, एक एप्पल नाम की एक कंपनी बनाई के इसके फाउंडर भी रहे हैं और इन्होंने एप्पल फोन से इसकी स्टार्टिंग की थी। और यही वो दिन था, जी हाँ, 9 जनवरी और 2007 वर्ष था, यही वो दिन था 9 जनवरी को जब पहली बार इन्होंने आईफोन मैकवर्ल्ड की टू ने सैन फ्रांसिस्को में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में आईफोन की एक सीरीज में आती गई, आईफोन 3, 4, 5, 6, 7, 7S। तो इस तरीके से बराबर लगातार अब चूंकि स्टीव जॉब्स जो कि एक फेमस एक ब्रांड भी बन चुका है एप्पल, और पूरे वर्ल्ड में ये एक टेक्नोलॉजी के क्रांति में इसका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, तो टेक्निकल एफिशिएंट है डेफिनेटली एप्पल, जैसा कि हम जानते भी हैं। बढ़ेंगे इसी के साथ अगले इवेंट पे जो हुआ था 10 जनवरी 1839 1839 10th जनवरी वाज द डेट जब टी फ्रॉम इंडिया फर्स्ट अराइव्ड एट यूके। तो कहीं ना कहीं सर ये हमारा पहला एक्सपोर्ट था कंट्री से। हमने टी, चाय, बिल्कुल चाय के बागान, हमें पता है हमारे देश में बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट तरफ में चाय के बागान बहुत ही पाए जाते हैं। तो टी का एक्सपोर्ट हुआ था पहली बार यूके में, यूनाइटेड किंगडम में पहली बार पहुंची थी 10 जनवरी के ही दिन 1839 वो ईयर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैम न्यूज़ है क्योंकि ये थोड़ा सा हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। और 10 जनवरी आज ही का वो दिन यानी कि 1839 वर्ष है। और टी यानी कि चाय, देखिए चाय के मामले में अगर बात करेंगे तो हालांकि चाइना नंबर 1 आता है, लेकिन इंडिया में भी काफ़ी हद तक प्रोडक्शन होता है, असम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो पहली बार 1839 को इंडिया से चाइना कहाँ पर भेजी गई थी, यूके पर, वहां पर पहुंची थी ये, क्योंकि चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था और एक व्यापारिक लेन देन चलता ही था, तो इसी दिन वहां पर चाय पहली बार पहुंचाई गई। बिल्कुल, अगले इवेंट की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे 10 जनवरी के ही दिन 1863 1863 वाज द ईयर व्हेन फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे ओपनड इन लंदन। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। अब तो अपने अगर इंडिया में बात करें तो बहुत मेट्रोज हैं, दिल्ली मेट्रो है, मुंबई मेट्रो है, लखनऊ में भी मेट्रो आ गई है, बेंगलोर में भी है, बहुत सारे सिटीज़ में है। लेकिन यहाँ पर अगर अंडरग्राउंड यानी कि भूमिगत रेलवे मेट्रो की बात करते हैं तो 1863 वो वर्ष है और 10 जनवरी का वो दिन है जब लंदन में पहली बार वहाँ पर मेट्रो का इनॉग्रेशन किया गया था और वहाँ पर ओपन हुई थी। बिल्कुल, अगले इवेंट की तरह अगर बात करेंगे तो 1901 का इवेंट है हमारे पास। 10th जनवरी वाज द डेट व्हेन ऑयल डिस्कवर्ड इन टेक्सास। तो सर हम जाते हैं, टेक्सास यूएस में है, बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्टेट है, तो वहां पे ऑयल की डिस्कवरी हुई थी। जी बिल्कुल मैम, ये ऑयल की डिस्कवरी हुई। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, देखिए
क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले ऑयल डिस्कवरी की बात आई है तो वर्ल्ड लेवल से भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहली बार ऑयल डिस्कवरी कहाँ हुई थी? इंडिया में जो ऑयल प्रोडक्शन एरिया हैं वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन कौन से एरियाज हैं। टेक्सास की बात आई है तो अमेरिका का एक प्रांत है, यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। और कितने स्टेट्स हैं अमेरिका में एट प्रेजेंट, ये आपका एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो 10 जनवरी 1901 ऑयल डिस्कवर्ड इन टेक्सास। है कहाँ टेक्सास? अमेरिका में। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ आखिरी इवेंट की तरफ जो कि हुआ था हमारा 1941 में 10th जनवरी वाज द डेट। यस, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द ग्रीक आर्मी कैप्चर्ड क्लिसोरा। जी, अब मैम ये भी एक न्यूज इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार की बात आई है तो सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वार की आप अगर सेकेंड वर्ल्ड वार की डेट आई है तो फर्स्ट वर्ल्ड वार को भी मत भूलें, क्योंकि डेट अक्सर पूछी जाती है। डेट से रिलेटेड तो क्वेश्चन हिस्ट्री में आते ही हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार का डेट पूछा जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 45 के बीच में चला है जो सेकेंड वर्ल्ड वार। और यहाँ पर जो न्यूज आपकी इंपॉर्टेंट बनी, ग्रीक आर्मी ने कैप्चर किया था क्लिसोरा को, तो एक महत्वपूर्ण न्यूज आपकी बन सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भी घटनाएं हुई हैं वो सारी आपके लिए महत्वपूर्ण देश हैं। और जो देखिए दो तरीके के देश थे, एक तटस्थ रहने वाले भी देश थे, एक युद्ध में लड़ने वाले भी देश थे, तो ये सारे देश आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन न्यूज कौन सी महत्वपूर्ण है? वर्ल्ड वार की डेट आपसे पूछी जा सकती है और किन किन देशों ने भाग लिया था ये भी पूछा जा सकता है, और किन किन देशों में कब। देखिए इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जिन देशों ने भाग लिया है वहां पर उनसे रिलेटेड जो क्रांतियां हैं, रेवोल्यूशंस हैं, उन रेवोल्यूशंस की डेट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, जो हम आपसे पहले जो FYI के हमारे रिकॉर्डेड अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये न्यूज आपके लिए भी महत्वपूर्ण बन सकती है। बिल्कुल, बढ़ेंगे जल्दी से बर्थडे सेशन की तरफ एंड देखेंगे द फर्स्ट बर्थडे ऑफ 8th जनवरी डेफिनेटली। तो वी हैव सर फ्रैंक डायसन 1868, 8 जनवरी के ही दिन इनका जन्म हुआ था, तो जन्म तिथि इनकी बिल्कुल 8 जनवरी मनाई जाती है। तो सर अगर हम बात करें तो सर फ्रैंक डायसन कौन थे? बिल्कुल, फ्रैंक डायसन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रैंक डायसन एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर थे। बिल्कुल याद रखेंगे, एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर है फ्रैंक डायसन। और इनके बारे में एक चीज और मैं बता दूं, इंट्रोड्यूसिंग टाइम सिग्नल फ्रॉम ग्रीनविच इंग्लैंड। इन्होंने जो ग्रीनविच इंग्लैंड का जो टाइम सिग्नल था उसको भी इंट्रोड्यूस इन्होंने ही किया था। बिल्कुल, और इनके पूरे नाम की अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम है सर फ्रैंक वाटसन डायसन। चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ अगली पर्सनालिटी की तरफ। तो 9th जनवरी को जन्मी सोनिया गांधी जी। 1946 वाज द ईयर, यस, बिफोर इंडिपेंडेंस डेफिनेटली। तो सोनिया गांधी जी का भी जन्म हुआ था 1946 9 जनवरी के दिन। तो सर बिल्कुल इनके बारे में तो पूछना थोड़ा सा एक छोटा क्वेश्चन लगता है क्योंकि अगेन ये इनकी प्रतिभा कहीं भी छुपी नहीं। जी बिल्कुल मैम, सोनिया गांधी जी जो कि इस समय राजनीतिक एक बहुत प्रमुख हस्ती हैं, कांग्रेस पार्टी की हेड भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। तो याद रखिएगा सोनिया गांधी का बर्थडे यानी कि इनका अगर जन्म कभी भी पूछा जाए या कभी भी पूछा जाना तो खैर ये मुश्किल बात होती है क्योंकि कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी होती है नॉलेज के पार्ट। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अगर कभी वर्तमान में कांग्रेस की अध्यक्षा पूछी जाए तो सोनिया गांधी जी होंगी। और किस देश की नागरिक हैं ये तो पूछा गया है मैम, अगर बोलता तो इटली की है, राजीव गांधी जी की, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की धर्मपत्नी है। और वर्तमान समय में इनके सुपुत्र राहुल गांधी जी जो वर्तमान में सक्रिय भूमिका में है, वो कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखा जाए तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैमिली कहीं गांधी फैमिली की बिलोंगिंग है, तो ये इनको इम्पोर्टेंट बना देता है। बढ़ते इसी के साथ अगली पर्सनालिटी पे, दैट इज रघुवीर सहाय। 1929 9 जनवरी के ही दिन रघुवीर सहाय। तो सर रघुवीर सहाय जी कौन? जी बिल्कुल मैम, अगर रघुवीर सहाय की हम बात करते हैं, रघुवीर सहाय जी हिंदी कवि भी हैं और शॉर्ट राइटर भी हैं, यानी कि लेखक भी हैं और अनुवादक भी हैं और एक पत्रकार भी हैं। ये एक भी महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य में इन्होंने बहुत हद तक योगदान किया है, पत्रकारिता में भी योगदान किया है, कवि के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। बिल्कुल, नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पर्सनालिटी वी हैव दैट इज शत्रुघ्न सिन्हा। 1945 9 जनवरी के दिन ही जन्मे शत्रुघ्न सिन्हा जी। तो अगेन बिल्कुल पॉलिटिकल फिगर है, एक्टर है। तो यहाँ पे इनकी भी पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी डेफिनेशंस निकल के आती है। मैम शत्रुघ्न सिन्हा साहब तो बहुत अपने आप में ही एक सारे लोग इनसे जानते ही होंगे कि एक प्रमुख फिल्मी हस्ती भी रहे हैं, यानी कि इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया है और एक अपने अलग रुतबे के लिए भी जाने जाते हैं। एक डायलॉग भी इनका बहुत फेमस था, उसके लिए भी जाने गए हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब की अगर हम फिल्मों की बात करें या इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो दोनों में भी एक अलग अलग अंदाज रखने वाले एक शख्सियत हैं और वर्तमान समय में ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं
और बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये पटना से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से कॉन्स्टिट्यूंसी से ये पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भी हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, शत्रुघ्न सिन्हा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। क्या पूछा जा सकती है, कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी ये भी पूछा जा सकता है। और मैम बिहारी बाबू के नाम से कौन फेमस है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी न्यूज आपके शत्रुघ्न सिन्हा साहब से रिलेटेड बन सकती है। बिल्कुल। अगली पर्सनालिटी की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट वी हैव होमई वायरावाला। 1913 में जन्मे, 9 जनवरी के ही दिन। तो होमई वायरावाला जी सर कौन है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण मैम एक पर्सनालिटी रही है। अगर कभी, चूंकि देखिए, अगर कभी आपसे जर्नलिज्म की बात होगी, अगर ये पत्रकारिता के क्षेत्र की बात होगी, तो वहां पर हुमायूं व्यारावाला का नाम लिया जाएगा। और हुमायूं व्यारावाला ऐसी पहली महिला हैं, याद रखिएगा, पहली महिला है, फर्स्ट वुमेन फोटो जर्नलिस्ट। याद रखिएगा, इनकी सबसे बड़ी विशेषता, अगर कभी क्वेश्चन बने फर्स्ट वुमेन फोटो जर्नलिस्ट कौन है, तो वहां पर नाम आपका लिया जाएगा हुमायूं व्यारावाला जी का। बिल्कुल। तो नेक्स्ट अगर हम अब आगे बढ़े तो वी हैव ऋतिक रोशन। 1975 10 जनवरी के दिन इनका भी जन्म हुआ है। तो यस, वी हैव दिस बॉलीवुड फिगर, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका सोशल कंट्रीब्यूशन भी काउंटेबल है। बिल्कुल मैम, देखिए ऋतिक रोशन जी की बात आई है तो सबसे पहले तो फिल्मी क्षेत्र की बात करते हैं। तो फिल्मी क्षेत्र में ऋतिक रोशन की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल याद रखिए, राकेश रोशन साहब के सुपुत्र हैं और बहुत सारी इन्होंने चर्चित फिल्में भी दी हैं। और वर्तमान समय में एक एनजीओ में भी एक कार्यरत हैं, एनजीओ भी ये चला रहे हैं। तो एक सोशल कंट्रीब्यूशन भी इनका कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक काउंट किया जाता है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वी हैव द ऑबिचुरी सेक्शन। डेथ सेक्शन में फर्स्ट पर्सनालिटी वी हैव गैलीलियो गैली। अब यहाँ पे 1642 8 जनवरी के दिन इनका निधन हुआ था। तो अगर हम बात करें तो सर बिल्कुल गैलीलियो गैली जी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? ये गैलीलियो गैलीली आप सारे लोग जानते होंगे। अगर कभी दूरबीन का नाम आएगा, टेलीस्कोप पूछा जाएगा दूरबीन टेलीस्कोप का किसने आविष्कार किया, तो वहां पर गैलीलियो गैलीली का नाम आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड बना हुआ है, कई बार पूछा भी गया है। अगर कभी आपसे पूछा जाए किस देश के नागरिक थे, तो आपका आंसर होगा इटली। यानी कि इटली के एक प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर भी रहे हैं, प्रसिद्ध आविष्कारक भी रहे हैं, और जिन्होंने दूरबीन की खोज की थी। बिल्कुल। और सर इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा बिल्कुल मैम, इसीलिए कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन के क्षेत्र में क्रांति लाई है, इसीलिए इनको कहा जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज महेंद्र नाथ मुल्ला। 1971 9 जनवरी के दिन इनका देहांत हुआ था। तो सर महेंद्र नाथ मुल्ला जी कौन थे? जी बिल्कुल मैम, ये इंडियन नेवी ऑफिसर थे और ये इंडो पाकिस्तान वार हुआ 1971 में, उसमें इनका देहांत हुआ था। तो एक फेमस सैनिक के रूप में इन्होंने कार्य किया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ये उसके लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पर्सनालिटी वी हैव त्रिलोचन शास्त्री जी। 2007 9 जनवरी में ही इनका देहांत हुआ। तो सर त्रिलोचन शास्त्री जी के बारे में हम क्या जान सकते हैं? बिल्कुल मैम, त्रिलोचन शास्त्री साहब एक कवि भी हैं, साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और जो आधुनिक हिंदी साहित्य के 3 स्तंभों की बात की जाती है, उन 3 स्तंभों में त्रिलोचन शास्त्री जी का भी नाम लिया जाता है। अगर बाकी के बचे 2 स्तंभों की बात करें तो पहले स्तंभ नागार्जुन जी को माना जाता है और दूसरा स्तंभ शमशेर बहादुर सिंह जी को माना जाता है। यानी कि अगर कभी आपसे हिंदी साहित्य के आधुनिक हिंदी साहित्य के 3 स्तंभों की बात की जाएगी तो त्रिलोचन शास्त्री जी का भी नाम वहां पर आएगा, और साथ में शमशेर बहादुर राणा जी का नाम आएगा और नागार्जुन जी का भी नाम वहां पर लिया जाएगा। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे आज के क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ और देखते हैं आज के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स तो किस पार्ट से हैं, क्या इनका आंसर हो सकता है, क्या पर्टिकुलर क्वेश्चंस है जो कि आपके FYI के नए क्वेश्चन बैंक के पन्ने के फॉर्म में आपकी बुक में जुड़ जाएंगे। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नन या नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं, या गैर उत्तरदायित्व। तो सर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट फीचर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है मैम, कॉन्सेप्ट है इसमें। कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट फीचर पूछा है। तो हमारे हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिविजुअलिटी की, या अगर हम बोले किसी का भी उत्तरदायित्व ना होना, या नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे सूटेबल नहीं होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका आंसर हो सकता है। बिल्कुल मैम, आप एकदम सही आपने आंसर किया है। यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि कोई भी अगर निर्णय लिया जाता है, मैं रूलिंग पार्टी की, क्योंकि यहाँ पर मंत्रिमंडल की बात की गई है, तो अब इसलिए यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है जो रूलिंग पार्टी होगी, यानी कि जो सत्ता में पार्टी होगी, अगर वो कभी भी निर्णय लेगी
तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके निर्णय, सारे लोगों की एक पूरी कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई जाएगी। उस कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाने के बाद में ही मंत्रिमंडल में सारे मेंबर मंत्रिमंडल के बुलाए जाएंगे। उसके बाद में ही कोई प्रधानमंत्री जो कि बहुमत दल का नेता होता है तो वो ये निर्णय लेगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो जब सारे लोगों की राय होगी तो क्या हो जाएगा, वहां पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व। तो आपका सही आंसर है। बिल्कुल, बढ़ते इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। Who was the first woman recipient of भारत रत्न? भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, मदर टेरेसा, मिसेस इंदिरा गांधी, लता दीनानाथ मंगेशकर या अरुणा असफ अली? फर्स्ट विमेन रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न की बात हुई है तो सर हमारे ख्याल से यहाँ अगर हम बात करें तो बिल्कुल इंदिरा गांधी जी का नाम कहीं ना कहीं आता है। जी बिल्कुल मैम, इंदिरा गांधी जी का नाम आएगा और ये एकदम सही उत्तर है इसका। अगर कभी भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला की बात की जाएगी तो वहां पर बी आंसर आपका सही होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न पहला मिला था, वो पहली महिला थी जो भारत रत्न प्राप्त की थी। लेकिन यहाँ पर मदर टेरेसा का भी नाम है लेकिन वो प्रथम नहीं थी। मदर टेरेसा को भारत रत्न की बात करेंगे तो 1980 में मिला है क्योंकि 1979 में वहां पर उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। यहाँ पर दोनों ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी जी का भी नाम इंपॉर्टेंट है और मदर टेरेसा का भी नाम इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रश्न की अगर उत्तर की बात करते हैं, क्योंकि प्रथम महिला की बात की गई थी, तो बी इज द राइट आंसर, यानी कि इंदिरा गांधी वो पहली महिला है जिनको भारत रत्न दिया गया। बिल्कुल, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। In which of the following cases the Supreme Court regarded preamble as a part of the basic structure of Indian Constitution? निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? बेरूबारी केस, A.K. गोपालन केस, प्राइवी पर्स केस या केशवानंद भारती केस? तो थोड़ा सा क्रूशियल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बट यस हमारे हिसाब से अगर हम बात करें तो सर कहीं ना कहीं शायद केशवानंद भारती केस के साथ ये ऑप्शन जा सकता है। जी बिल्कुल मैम, आप एकदम सही बता रही हैं, एकदम डी इसका आंसर है। लेकिन उससे पहले कुछ एक्सप्लेनेशन जरूरी है। एक्सप्लेनेशन ये है कि जब हमारा प्रियम्बल बना, याद रखिएगा प्रस्तावना बना, उस प्रस्तावना में अमेंडमेंट की बात आई, क्या इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है? बिल्कुल। तो कई सारे निर्णय आए, उसमें A.K. गोपालन भी था, बेरूबारी भी था, ये दोनों डिसीजंस थे। लेकिन अल्टीमेटली डिसीजंस यहाँ पर देखिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई है। बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई है तो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचा, मौलिक ढांचे की बात आई है। तो केशवानंद भारती 1973 में केशवानंद भारती एक केस आया था, उसने डिसीजन दिया कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल ढांचा है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर कभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी, बेसिक स्ट्रक्चर की बात आएगी तो वहां पर हमेशा केशवानंद भारती जी बात का नाम लिया जाएगा। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दैट इज बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वाज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 67, 69, 68, 70। तो सर हमने प्रीवियस कुछ एक सेशन में बिल्कुल ये डिस्कस भी किया था कि कोलकाता से दिल्ली लाई गई राजधानी, और ये किस अमेंडमेंट में आई? तो बिल्कुल 69th हमें लगता है। बिल्कुल मैम, आपका एकदम सही आंसर है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात की गई है। हर एक चीज थ्रू द अमेंडमेंट वहां पर फॉलो की जाती है, बाद में सुप्रीम कोर्ट उसका पालन कराता है। यानी कि बिल कन्वर्ट होता है एक्ट में, उस एक्ट का पालन कराता है कौन? हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय उसका पालन कराता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली को NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो यहाँ पर किस अमेंडमेंट के थ्रू? तो 69 अमेंडमेंट आपका सही आंसर है, आप सारे लोग देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर बात अमेंडमेंट की आई है तो बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो 61 अमेंडमेंट हो जिसमें वोटिंग एज 21 साल से 18 साल कर दी गई, चाहे वो आपका सिक्किम को स्टेट यानी कि राज्य का दर्जा दिया गया, या बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथाली जो लैंग्वेजेस हैं हमारी 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, वो किस अमेंडमेंट से जोड़ी गई? तो देखिए मेरा ये जो मोटिव है, मोटिव यही है कि आपको एक क्वेश्चन तो दिख ही रहा है आपको स्क्रीन पर, इससे रिलेटेड अगर अमेंडमेंट की बात आई है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। 61 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 36 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने नाम लिए हैं मैंने अमेंडमेंट्स के, जरूर आप पढ़ के जाइएगा। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे।
Which is the competent body to prescribe conditions for acquisition of citizenship? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने में सक्षम निकाय कौन सा है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन या पार्लियामेंट एंड असेंबलीज? तो सर बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट और असेंबलीज का काम, इलेक्शन कमीशन का काम बिल्कुल अलग है। प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं शायद इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हम अगर बात करें तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर पार्लियामेंट हो सकता है? जी मैम, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर संसद की बात आई है। हाँ, अब संसद की बात आई है, संसद में अब तीनों चीजें आ जाती हैं मैम। वहां पर प्रेसिडेंट भी आ जाता है, लोकसभा भी आती है और राज्यसभा भी आती है। बिल्कुल। तो लेकिन इंडिविजुअल अगर आप प्रेसिडेंट के ऊपर जाओगे तो बिल्कुल आंसर गलत होगा, क्योंकि कोई भी नियम, कोई भी शर्त अगर निर्धारित होगी तो बिल्कुल ऑब्वियसली दोनों हाउसेस से, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे राज्यसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, तो दोनों हाउसेस से वहां पर पास होने के बाद में ही किसी चीज का डिसीजन लिया जा सकता है। ऐसे ही नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप की बात की गई है, तो सिटीजनशिप का भी जो अगर निर्धारण किया जाएगा तो आपका आंसर बी होगा। अब यहाँ पर सिटीजनशिप की बात आई है तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो सिटीजनशिप का आर्टिकल्स जरूर याद करके जाइएगा, किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट दिया गया है और सिटीजनशिप के क्या क्या क्लॉजेज हो सकते हैं। क्योंकि हमको देखने में आया था, ये कब सिटीजनशिप की बात बहुत हाईलाइटेड हुई थी, जब मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री तो बने थे, लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनने वाली थी, तो उसमें सिटीजनशिप का ये बहुत हाईलाइटेड चर्चा में विषय रहा था। तो इसीलिए सिटीजनशिप के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। बिल्कुल। बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is found in the 7th schedule of the Constitution? निम्न में से कौन सा संविधान 7वीं अनुसूची में पाया जाता है? List of languages, state and central list, duties of president and vice president या none of these? तो अगर हम बात करें यहाँ पे सर 7th schedule की, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं स्टेट और सेंट्रल लिस्ट का इससे रिलेशन है। बिल्कुल मैम, और ये जो शेड्यूल्स हैं, क्योंकि 12 शेड्यूल्स हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, 12 अनुसूचियां हैं, तो उसमें पूछा भी जाता है क्वेश्चन किस अनुसूची में कौन सा प्रोविजन दिया गया है। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर 7th शेड्यूल की बात की गई है, तो 7th शेड्यूल में याद रखिएगा सेंट्रल और स्टेट जो रिलेशन की बात की गई है, क्योंकि केंद्रीय और राज्य सूची जो है यहाँ पर बात की गई है, 3 सूचियों का प्रोविजन दिया गया है। आप याद रखिएगा, सबसे पहले सेंट्रल लिस्ट, दूसरी बाद में स्टेट लिस्ट, फिर कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची। बिल्कुल। बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। An ordinance promulgated under which article shall have same force and effect as an act of parliament? किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश को जारी किया जाता है जिसका प्रभाव एक संसद अधिनियम के समान होता है? आर्टिकल 120, आर्टिकल 122, आर्टिकल 123 या आर्टिकल 124? तो अनुच्छेद की बात हुई है 120, 122, 123, 124। तो हमें लगता है सर हमारी नॉलेज के कंसर्न के हिसाब से आर्टिकल 123 इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल मैम, 123 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए अध्यादेश की बात की गई है, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको जरूर बार बार आप याद करें। आर्टिकल से क्वेश्चन अगर आता है तो फैक्ट आपके दिमाग से मिस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 123 एकदम सही आंसर है। अध्यादेश की अगर बात की जाएगी तो वहां पर 123 आर्टिकल का उल्लेख किया जाएगा। लेकिन अब अगर आर्टिकल की बात आई है तो कुछ और महत्वपूर्ण आर्टिकल आप जरूर नोट कर लीजिए। 61 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 312 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 148 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 324 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आप देखिएगा जरूर, हम आपसे पूछेंगे जरूर कि ये आर्टिकल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की चर्चा की गई है, जो आर्टिकल्स का मैंने नाम लिया है, इंपीचमेंट प्रोविजन की भी चर्चा की गई है। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर कभी अध्यादेश से रिलेटेड आर्टिकल पूछा जाए तो वहां पर आर्टिकल 123 होगा। बिल्कुल। बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। Who shall have the right to speak and to take part in the proceedings but no right to vote in the houses of the legislature of the state? राज्य विधानसभा में किसे बोलने का अधिकार और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो होता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं होता। तो सर बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बोल तो सकता है, कार्यवाही का हिस्सा बन सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। तो ऑप्शंस है स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता जिसको हम कहते हैं। तो बिल्कुल हमें लगता है कहीं ना कहीं ये 4th ऑप्शन एडवोकेट जनरल ही इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। जी बिल्कुल मैम, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे प्रोग्राम से लोग जुड़े हुए हैं सारे लोग, तो बिल्कुल जिन लोगों ने हमारा ATM #ATM GS का प्रोग्राम देखा होगा, उसमें हमने पॉलिटी का एक पूरा लेक्चर डिस्कस किया था। उसमें इसकी बहुत हमने एक्सप्लेन किया था, बहुत ही विस्तार में वहां पर हमने इसका वर्णन किया था। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए कि क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में।
क्योंकि यहाँ पर अटॉर्नी जनरल की बात भी आई है। अब यहाँ पर सी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर बात की गई है स्टेट की, स्टेट लेजिस्लेटिव की, विधानसभा की बात की गई है। तो जैसे विधानसभा में अगर हम स्टेट में बात करते हैं एडवोकेट जनरल होता है, तो यहाँ पर महाधिवक्ता को विधानसभा की वर्किंग्स में पार्टिसिपेट करने के अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं है। ऐसे अगर हम सेंट्रल में कभी, यहाँ पर तो स्टेट की बात की गई है, अगर यहाँ पर स्टेट की जगह पर सेंट्रल कर दिया जाए तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, जो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कहा जाता है। ऐसे राज्य की अगर बात करेंगे तो राज्य में महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल नाम आएगा। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन में। As per of Indian protocol, who among the following ranks highest in order of precedence? भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्न में से वरीयता क्रम में शीर्ष पर कौन है? डेप्यूटी पीएम, दैट इज उप प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्रेसिडेंट भूतपूर्व राष्ट्रपति, गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन हिज स्टेट या लोकसभा स्पीकर। तो इंडियन प्रोटोकॉल के तहत अगर हम बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर प्रेसिडेंस में सबसे बड़ा किसका आता है, तो बात यहाँ पे आती है तो बिल्कुल सर कहीं ना कहीं गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन हिज स्टेट की बात आ जाती है। बिल्कुल सही है मैम, क्योंकि ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अगर आप सीक्वेंस देखेंगे, सीक्वेंस में तो आपको इससे गवर्नर से ऊपर भी लोग दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शंस के ऊपर हम जाते हैं तो ऑप्शंस में उप प्रधानमंत्री भी गवर्नर से नीचे आता है और भूतपूर्व राष्ट्रपति का भी स्थान गवर्नर से नीचे आता है, लोकसभा अध्यक्ष का भी स्थान गवर्नर से नीचे आता है। इसीलिए यहाँ पर सी आंसर है। अगर कभी सुप्रीम पूछा जाए प्रथम नंबर पर तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति को ही प्रोटोकॉल में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। बिल्कुल, तो बढ़ेंगे आगे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ एंड लेट्स लुक अपॉन व्हाट इज द क्वेश्चन। राइट टू इक्वालिटी एंश्योर्स इंडियन सिटीजन्स फॉर द, समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है रिलीजियस इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी या नन ऑफ दीज। धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समानता या इनमें से कोई नहीं। तो बात बिल्कुल सर यहाँ फंडामेंटल राइट्स की हो रही, राइट टू इक्वालिटी की हो रही है, तो डेफिनेटली आंसर इसका सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल होना चाहिए। बिल्कुल मैम, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। लेकिन आप सारे एस्पायरेंट्स ये चीज़ जरूर जाने, अगर पॉलिटी आप पढ़ना स्टार्ट जरूर कर दिया होगा आप सारे लोगों ने, एग्जाम आने वाला है तो पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्रियम्बल पर ध्यान जरूर दें। जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उस पर जरूर ध्यान दें। अगर आप उद्देशिका देखोगे तो इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। वहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, यानी कि ये तीनों फैक्ट वहां पर लिखे हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अगर भारतीय नागरिकों के लिए क्या चीज सुनिश्चित की गई है इंडियन सिटीजन्स के लिए, तो उद्देशिका में इसका आपका आंसर मिल जाएगा। और कहा भी जाता है वो हमारा क्या है उद्देशिका, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि केशवानंद भारती बाद में कह भी दिया था। तो बिल्कुल इसका सी आंसर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समानता ही ये हमारा अधिकार है भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया। बिल्कुल, तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करेंगे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो इफ यू हैव लाइक द कंटेंट। 8, 9, 10 3 दिन का आज का इन्फॉर्मेशन था, इवेंट्स, घटनाएं, क्वेश्चन है। कमेंट करके बिल्कुल हमें बताइएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स क्या है। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्रिप्शन पार्ट ऑल्सो। एंड यस, आप इसी तरीके से बने रहिए महिंद्रा गुरु चैनल के साथ, क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपको आपके सक्सेस पाथ पे लीड आउट कर सकता है। और बिल्कुल भूलिएगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।